नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहा सिंगाठिया और आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 का अध्याय नंबर 14 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एक कहानी यह भी। देखिए आपके सामने है एक कहानी यह भी। ठीक है, तो इस अध्याय में हम सबसे पहले इसकी लेखिका है मनु भंडारी जी। ठीक है, उनका जो परिचय है वो जान लेते हैं। ठीक है, तो उनके परिचय के बारे में हम जानते हैं कि मनु भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिराडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। ठीक है, स्वतंत्रोत्तर हिंदी और साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु ये कहानी संग्रह है, आपकी बेटी, महाभोज ये एक उपन्यास है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म और टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए भी पटकथाएं भी लिखी हैं। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथा का प्रकाशन जो है इन्होंने किया है और यही इसके बारे में है। ठीक है, ये अध्याय इस कहानी यह भी के जो इनका आत्मकथ्य है, ठीक है, उसी के बारे में है। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार आदि शामिल हैं। मनु भंडारी की कहानियाँ हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी और प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। चलिए तो इसका पाठ परिचय देख लेते हैं, यानी ये अध्याय किस बारे में है। तो एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो आप यह जान ले या हम यह जान ले कि मनु भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मनु जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है। उन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिन्होंने मतलब ये इस तरह की भूमिका निभाई, उनके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 1940-47 की आज़ादी की आंधी में मनु जी को भी अछूता नहीं छोड़ा और छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उनका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। तो चलिए अध्याय हमारा शुरू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपके सामने है एक कहानी यह भी। तो चलिए शुरू करते हैं कि जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे और दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी, यानी अहंवादी। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे, यानी भग्नावशेषों यानी सिर्फ उनके अवशेषों को ढोते हुए पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था।
इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी पर अर्थ नहीं, यानी पैसा नहीं दिया। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहं उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कंपाती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होगी। वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था। और देखिए, जब तक हम लोग भी उसकी शिक्षा उसकी चपेट में आते ही रहते, यानी हमें भी डांट पड़ती रहती थी। देखिए, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि बाहर से कोई तनाव होता होगा जिसके कारण आप उसकी चपेट में आते रहे होंगे, है ना। पर यह पितृ गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है, या कि अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखक की उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच में सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने को आती हूँ। शायद अचेतन ही किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भनभना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्करी चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं। कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, कहीं प्रतिछाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, लेकिन स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उसमें। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका, न उनका त्याग न उनकी सहिष्णुता। खैर, जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ, यानी अब अपनी बात क्यों ना अब अपनी बात की जाए। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी। उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरे में गुड्डे गुड्डियों के ब्याह भी रचाए पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। यूँ खेलने में हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया, लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा भी थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ ये महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने
कि इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस उनको देखते, सुनते और उनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन उनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल में भी अपनी भाव, भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, ये मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। उस समय तक हमारे परिवार में लड़के के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त कर ली और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़, गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। और बहस करना पिताजी का प्रिय शगुल था। चाय पानी और नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते कि मैं भी वहाँ बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश के चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 1942 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध और मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण और उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने ककहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, यानी मात्र पढ़ने को चुनाव करके सिलेक्टिव स्टडी में बदला। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पड़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पड़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनी धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू की चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी मैंने समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 1940 से 47 के दिन वे स्थितियां, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला? प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई
कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं जानूं समझूं, हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, यानी कि पिता के लिए उसका बाहर इस तरह की कार्यविधि करना जो है मुश्किल हो रहा था, उसे इस तरह से देखना, और उसके लिए आज़ादी का ये दायरा मुश्किल हो रहा था। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ, राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने यह दिन नहीं दिखाया। गुस्से से बनाते हुए ही वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था, सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ ने कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना, लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर यह हकीकत थी। और एक और घटना, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ यानी मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ। फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी ने एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मनु की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है? यह सब कौन मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए। पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया था कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाए। बंद करो अब इस मनु का घर से बाहर निकलना। इस सबसे बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अब्बा लाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मनु, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। देखिए इस तरह से ये चित्र है यहाँ पर। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना समझ में आता है कि क्या मैं उस समय मेरी उम्र थी,
क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। यह भी तो हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर के चारों ओर उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूँ धुआंधार बोलते जाना ही उनके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग ने मचे, इसलिए जुलाई के 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्रों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचा है कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो देखिए किस तरह से उन्होंने अपनी कहानी को कितने मज़ेदार तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आपको भी ये कहानी, उनकी जो आत्मकथा है, ठीक है, ये पढ़ करके बहुत आनंद आया होगा। उन्हें 2 व्यक्तियों ने खासकर प्रभावित किया, उनके पिता और एक उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल। ठीक है, तो चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो आपके सामने चैप्टर की एक बहुत शानदार सी PDF है। ठीक है, यहाँ से हम प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो आपने देखा इस पूरी कहानी में कि लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्यतः 2 लोगों का प्रभाव पड़ा जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को गहराई तक प्रभावित किया। ये दोनों लोग कौन कौन से हैं? पहला तो पिता का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का प्रभाव जो है ना, वो नकारात्मक भी था और सकारात्मक भी था। वे लेखिका की तुलना उसकी बहन सुशीला से करते थे, जिससे लेखिका के मन में हीन भावना भर गई। इसके अलावा उन्होंने लेखिका को राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराया तथा देश के प्रति जागरूक करते हुए सक्रिय भागीदारी निभाने के योग्य भी उन्होंने बनाया। अगला योगदान था प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का। लेखिका के व्यक्तित्व को उभारने में शीला अग्रवाल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने लेखिका की साहित्यिक समझ का दायरा भी बढ़ाया और अच्छी पुस्तकों को चुनकर पढ़ने में मदद की। इसके अलावा उन्होंने लेखिका में वह साहस और आत्मविश्वास भर दिया जिससे उसकी रगों में बहता खून लावे में बदल गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को बटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? तो देखिए, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को बटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि उसके पिता का मानना था, यहाँ पर थोड़ा देख लें, आप सही कर लें इसको, कि उसके पिता का मानना था कि रसोई में काम करने से लड़कियां चूल्हे चौके तक ही सीमित रह जाती है, उनकी नैसर्गिक प्रतिभा उसी चूल्हे में जलकर नष्ट हो जाती है, अर्थात वह पुष्पित पल्लवित नहीं हो पाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपने आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। तो इसका उत्तर क्या है कि लेखिका राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। इस कारण लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल ने उसके पिता के पास पत्र भेजा और जिसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की बात लिखी थी। यह पढ़कर पिताजी गुस्से में आ गए। कॉलेज की प्रिंसिपल ने जब बताया कि मनु के एक इशारे पर लड़कियां बाहर आ जाती हैं और नारे लगाते हुए प्रदर्शन करने लगती हैं, तो पिताजी ने यह कहा कि यह तो देश की मांग है। वे हर्ष से गदगद होकर जब यही बात लेखिका की माँ को बता रहे थे तो इस बात पर लेखिका को विश्वास नहीं हो पाया। अगला प्रश्न है कि लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे इसके बारे में कि लेखिका और उसके पिता के विचारों में कुछ समानता के साथ साथ असमानता भी थी। लेखिका के पिता में विशिष्ट बनने की और बनाने की चाह थी, पर वे चाहते थे कि यह सब घर की 4 दीवारी में रहकर हो, जो कि संभव नहीं है। वे नहीं चाहते थे कि लेखिका सड़कों पर लड़कों के साथ हाथ उठा कर नारे लगाए, जुलूस निकालकर हड़तालें करे। दूसरी ओर लेखिका को अपनी घर के 4 दीवारी तक की सीमित आज़ादी भी पसंद नहीं थी। यही दोनों के मध्य टकराव का कारण था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मनु जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए।
देखिए सिंपल सी बात है कि स्वाधीनता आंदोलन के समय यानी लगभग 1942 से लेकर के 1947 तक देश में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना अपने चरम पर थी। आज़ादी पाने के लिए जगह जगह हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस, प्रभात फेरियां सब निकाला जा रहा था। इस आंदोलन के प्रभाव से मनु भी अछूती नहीं रही। मैं सड़क के चौराहे पर हाथ उठा उठाकर भाषण देती थी, हड़तालें करवाती और अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए दुकानें बंद करवाती। इस तरह लेखिका इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभा रही थी। ठीक है, आगे रचना और अभिव्यक्ति का एक प्रश्न है कि लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा और पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी तक ही सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए ऐसी स्थितियां ऐसी हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। ठीक है, तो ये आपको अपने परिवेश के आधार पर लिखना है कि आपके आसपास कैसा माहौल होता है। ठीक है, तो लेखिका के बचपन में लड़के लड़कियां साथ खेलते थे, परंतु दोनों की सीमाएं अलग अलग थी। लड़कियों की आज़ादी घर की चार दीवारी तक ही सीमित थी, पर लड़कों की घर से बाहर तक। लेखिका के बचपन अर्थात 1930 के आसपास का समय आज के समय की परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। आज शहरी क्षेत्र में तो लड़के लड़कियों में भेद नहीं किया जाता, वे पढ़ने लिखने खेलने कूद में लड़कों से पीछे है ही नहीं, लेकिन उनका प्रदर्शन भी दिनों दिन निखर रहा है। और कभी लड़कियों के लिए जो खेल निषिद्ध थे, आज उनमें वे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्राय पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। अपने बारे में इस पर विचार लिखिए। तो सिंपल सी बात है कि मनुष्य के सामाजिक विकास में पड़ोस कल्चर का ना विशेष योगदान होता है। यही पड़ोस कल्चर हमें उचित व्यवहार की सीख देता है, जिससे हम सामाजिक मापदंड अपनाते हुए मर्यादित जीवन जीते हैं। यानी समाज हमें बहुत कुछ सिखाता है और यही समाज ही तो है पड़ोस कल्चर। यहीं से व्यक्ति के पारस्परिक सहयोग, सहानुभूति जैसे मूल्यों का पुष्पन पलवन होता है, यानी उनकी ग्रोथ होती है। पड़ोस कल्चर के कारण अकेला व्यक्ति भी कभी अकेलेपन का शिकार नहीं होता, लेकिन फ्लैट कल्चर की संस्कृति के कारण लोग अपने फ्लैट तक ही सिमट कर रह गए हैं। वे पास पड़ोस से विशेष अभिप्राय नहीं रखते हैं। लोगों में आत्मकेंद्रिता यानी सिर्फ अपने पर ही सेंटर्ड रहते हैं, अपने पर ही कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। ठीक है, इस तरह बढ़ रही है कि उन्हें एक दूसरे के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं रह जाता है। इससे सामाजिक भावना और मानवीय मूल्यों को गहरा धक्का लगता है। अगला प्रश्न है कि लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाइए और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। ठीक है, तो आप बना सकते हैं उन पुस्तकालयों उन उपन्यासों की सूची, जैसे शेखर एक जीवनी, सुनीता, नदी के द्वीप, चित्रलेखा, त्यागपत्र। तो ये सब उन्होंने अपनी किशोरावस्था में कुछ उपन्यास थे जो पढ़े थे। ठीक है, और इनको आप अपने विद्यालय के जो पुस्तकालय है उसमें भी खोज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये जो पाठ है आपको पढ़ करके बहुत ही आनंद महसूस हुआ होगा। ठीक है, और आपने थोड़ा थोड़ा जो आज़ादी की लड़ाई थी उसको भी आपने थोड़ा थोड़ा जाना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपके अगले अध्याय में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।